नमस्कार मित्रों, मेरी कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए शरद चंद्र की लिखी ही एक और कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है भला बुरा। तो आइए सुनते हैं कहानी भला बुरा। अविनाश घोषाल कुछ वर्ष और नौकरी कर सकते थे, लेकिन संभव नहीं हुआ। खबर आई कि इस बार भी उन्हें धक्का बतलाकर कोई जूनियर मुंसिफ सब जज बन गया। दूसरी बार की तरह इस बार भी अविनाश चुप रहे। अंतर केवल इतना ही था कि इस बार उन्होंने डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ जल्द से जल्द अवसर लेने के लिए दरख्वास्त भेज दी। दरख्वास्त मंजूर होगी ही, इसमें उन्हें तनिक भी संदेह नहीं था। अविनाश के काम की फुर्ती से सभी प्रसन्न थे। भद्र आचरण की प्रशंसा सभी करते थे। फिर भी उनकी यह दुर्गति हुई। इसके पीछे के गुप्त इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं। उसे बतला दूं। उनकी नौकरी की शुरुआत में एक बार एक नौजवान आईसीएस जिले का जज होकर दफ्तर का इंस्पेक्शन करने आया। थोड़ी सी बात को लेकर दोनों में पहले मतभेद हुआ और बाद में इसी जरा सी बात ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। लौटकर जज साहब इससे निरंतर उसके काम में छिद्रान्वेषण में लगे रहे, लेकिन छिद्र का पाना सहज भी नहीं था। जज साहब इससे तनिक भी प्रसन्न न हुए। उनके फैसले को काट कर देखा कि हाईकोर्ट में वह नहीं टिकता, खुद ही अधिक लज्जित होना पड़ता है। तबादले का समय हो गया था। अविनाश दूसरे जिले में चले गए, लेकिन जज से मुलाकात करके नहीं गए। श्रद्धा निवेदन की प्रचलित रीति में उनसे बहुत बड़ी यह त्रुटि हो गई। इसके बाद कितने ही साल बीत गए। बात को अविनाश भूल गए, मगर वह नहीं भूले। इसका प्रमाण मिला कुछ दिन पहले। वही नौजवान जज अब हाईकोर्ट में आए हैं, मुंसिफ वगैरह के विधाता बनकर। अविनाश सीनियर आदमी था, काम के लिए काफी मशहूर भी। उनकी उन्नति का पथ संपूर्ण रूप से बाधाहीन था। अचानक देखा गया कि उनकी जगह नीचे का आदमी सब जज हो गया, और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक एक करके और भी 3 आदमी अविनाश को पीछे छोड़ आगे बढ़ गए। जो लोग नहीं जानते वे कहेंगे कि कहीं ऐसा भी होता है। यह तो सरकारी नौकरी है और उस पर इतनी बड़ी नौकरी है। यह क्या काजियों का जमाना है? लेकिन अनुभवी कहेंगे इससे भी ज्यादा ज्यादतियां होती हैं। अतः अविनाश मन ही मन समझ गए कि अब इससे छुटकारा नहीं। आत्मसम्मान और नौकरी, इन 2 नावों पर पैर नहीं रखा जा सकता। दोनों में से एक को चुन लेना होगा। इसी बात को इस बार उन्होंने पूरा कर लिया। परिवार में अविनाश की भार्या आलोक लता, IAFL पुत्र हिमांशु और कन्या शाश्वती, यही तो 3 प्राणी थे। नौकर नौकरानी की संख्या इतनी थी कि अनगिनत कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति न होगी। उस दिन अविनाश अदालत से प्रसन्न चित्त लौटे। यथा नियम कपड़े बदले, हाथ मुंह धोकर जलपान करने के लिए बैठते हुए बोले, जाने दो, इतने दिनों के बाद मुक्ति मिली। सरकारी खबर न आने पर भी हाईकोर्ट के एक मित्र का तार मिला है कि मेरी जेल की मियाद खत्म हो चली। अधिक विलंब नहीं होगा। विलंब नहीं होगा, इस बात को खुद ही जानता था। आलोक लता निकट ही एक कुर्सी पर बैठी सिलाई कर रही थी और कन्या शाश्वती पिता के बगल में बैठी उन्हें पंखा झल रही थी। सुनकर दोनों ही चौंक उठी। स्त्री ने प्रश्न किया, इसका मतलब? अविनाश ने कहा, शायद सुना होगा कि कोई गोविंद पद बाबू इस बार भी मुझे पीछे छोड़ 6 महीने के लिए सब जज हो गए। हक साहब के हाईकोर्ट में आने के बाद से पिछले 3 सालों से यही होता आ रहा है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सोचा था कि अपने अन्याय को किसी दिन वह खुद ही समझ लेंगे, लेकिन देखा यह नहीं होने का। कम से कम उस आदमी के रहते दम तक तो नहीं। अविचार को इतने दिनों तक सहता रहा, लेकिन सहन करने से मनुष्यत्व अब नहीं रहेगा। कल शाम को सदराला के यहाँ घूमने जाकर आलोक लता की इसी तरह की बात का आभास इशारे में सुन आई थी, लेकिन उसका मतलब समझ नहीं आया था और इस वक्त भी नहीं समझ पाई। बोली, तदबीर तगादे के बगैर आज के जमाने में कौन सी बात होती है? मनुष्यत्व कायम रखने के लिए क्या किया है, सुनो भी तो जरा। अविनाश कहने लगे, तदबीर तगादा नहीं किया जाता, मगर जो कर सकता था उसे अवश्य ही किया है। अब आलोक लता पति के मुंह की ओर देखती रही। अभी तक भी तात्पर्य उसकी समझ में नहीं आया था। वह डर गई। बोली, सुनो भी, क्या किया है, बतलाओ भी तो सही। अविनाश ने कहा,
वह है काम से इस्तीफा देना, और इस्तीफा दे भी दिया है। आलोकलता के हाथ से सिलाई का सामान जमीन पर गिर पड़ा। वज्रहात की भांति कुछ देर तक स्तब्ध रहकर बोली, यह क्या कह रहे हो? इतने प्राणी को भूखों मारने का संकल्प किया है क्या? काम छोड़ो तो भला, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूंगी। अविनाश चुप बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। अगर दरख्वास्त दे ही दी है तो वचन दो कि कल ही वापस ले लोगे। अविनाश ने सीधे से मना कर दिया। नहीं क्यों? दुखी हो तरंग में आकर लोग न जाने क्या क्या कर बैठते, लेकिन इसका क्या कोई प्रतिकार नहीं है? अविनाश ने धीरे से कहा, तरंग में आकर तो मैंने ऐसा नहीं किया। जो कुछ किया है वह सोच समझकर ही तो किया है। तो वापस नहीं लोगे? नहीं। तो तुम चाहते हो कि मैं मर ही जाऊं? तुम तो जानती हो कि मैं इसकी कामना नहीं करता। तुम पत्नी होकर अगर पति की मर्यादा को इस तरह से नष्ट करती हो कि लोगों के सामने मस्तक ऊंचा करके खड़ा भी न हो सकूं। बात अविनाश के मुंह में अचानक रुद्ध हो गई, खत्म नहीं हुई। आलोकलता ने कहा, तो क्या कहते हो? जवाब में एक कठोर बात उनकी जबान पर आई थी, मगर इस बार भी वह उसे बोल नहीं पाए। कन्या ने बाधा डाल दी। अब तक वह सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया। बोली, नहीं पिताजी, इस वक्त माँ में सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। तुम उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। लड़की की हिमाकत देखकर माँ पहले कुछ हतबुद्धि सी हो गई। दूसरे क्षण बड़े जोरों की फटकार बताकर बोल उठी, शाश्वती जा, यहाँ से चली जा, कहती हूँ ना मैं, जा। लड़की बोली, अगर चला जाना ही पड़ता है तो पिताजी को साथ ही ले जाऊंगी माँ, तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जाऊंगी अभी। क्या कहा? यही कि कहा कि तुम्हारे पास उन्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। चलो पिताजी, हम जरा नदी के किनारे घूम आए। शाम के बाद मैं खुद तुम्हारा खाना बना दूंगी। इस वक्त खाना रहने दो। उठो, चलो ना पिताजी। यह कर उसने उनका हाथ पकड़कर खड़ा ही कर दिया। दोनों सचमुच ही चले जा रहे हैं। यह देखकर आलोकलता ने अपने को कुछ संभाल कर कहा, जरा रुको। सचमुच ही क्या एक बार भी नहीं सोचा कि नौकरी छोड़ देने पर परिवार के इतने प्राणी खाएंगे क्या? अविनाश ने जवाब देना तो चाहा, मगर इस बार भी लड़की ने बाधा कर दी। वह बोली, खाने की क्या सचमुच तुम्हें इतनी चिंता हो गई माँ? लेकिन इस बात पर रोने की जरूरत नहीं। नौकरी छोड़ने पर भी पिताजी को पेंशन मिलेगी, और वह भी 300 से कम क्या होगी। बगल वाले मकान के संजीव बाबू 60 रुपए तनख्वाह पाते हैं। खाने वाले उनके यहाँ भी 9-10 है। कितनी बार देखा ही हूँ, उनके यहाँ का खाना हमारे यहाँ से बुरा नहीं होता। उनका चला जा रहा है तो हम 3-4 प्राणियों का खाना पहनना नहीं चलेगा क्या? माँ के धीरज का बांध टूट गया। कटु व्यंग के स्वर में चिल्ला उठी, जा, भाग जा मेरी नजरों के सामने से। जब अपना परिवार बसाना तब गिरस्तीपना दिखाना। मेरी गृहस्थी में दखल किया तो तुझे घर से निकाल बाहर करूंगी। लड़की ने जरा हंसकर कहा, अच्छी बात है माँ, वही करो। पिताजी का हाथ पकड़कर मैं चली जाऊं? तुम और भैया पिताजी की पेंशन के सारे रुपए लेकर जो चाहे करो, हम कुछ भी नहीं करेंगे। मैं लड़कियों के किसी स्कूल में नौकरी करके बूढ़े पिताजी का खर्च चला लूंगी। माँ आगे कुछ नहीं बोली। देखते देखते उनकी दोनों आंखों से आंसू की धार बह चली। लड़के ने पिता का हाथ किंचित दबाकर कहा, चलो पिताजी चले, शाम हो जाएगी। अविनाश के पग बढ़ाते ही आलोकलता आंचल से आंखें पोंछकर रोंदे गले से बोले, जरा और रुको। तुम्हारी यह कैसी भीष्म प्रतिज्ञा है? इसमें क्या जरा सा भी हेरफेर नहीं होने का? अविनाश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं होने का। देखो, मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, तुम्हारे सुख दुख के साथ ही हूँ। अविनाश बाधा देकर बोले, अगर यह सच है तो इतने दिनों तक मेरे सुखों का हिस्सा मिला है, अब मेरे दुखों का हिस्सा लो। आलोकलता कहने लगी, तैयार हूँ, मगर सारी इज्जत आबरू कायम रखने के लिए इतने रुपए काफी नहीं है, तो पेंशन के थोड़े रुपए से क्या काम चलेगा? अविनाश बोलने लगे, इज्जत आबरू का मतलब अगर अमीरी ठाठ समझ रखा है तो वो नहीं होने का, इसे मानता हूँ। नहीं तो यूँ संजीव बाबू का भी काम चल ही जाता है। लेकिन तुम्हारी लड़की 19-20 की हो गई है, उसका ब्याह कब और कैसे करोगे?
माँ की समस्या का समाधान शाश्वती ने किया और बोली, माँ, मेरे ब्याह के लिए तुम चिंता न करो। अगर सोचना ही चाहती हो तो बल्कि ये सोचो कि संजीव बाबू ने 2 बेटियों का ब्याह कैसे किया होगा। जवाब सुनकर माँ का धीरज फिर टूटा। सजल आंखें दृप्त हो उठी, रुंधे गले का स्वर पंचम पर पहुंच गया। बोली, शाश्वती, मुंह जली, मेरी नजरों के सामने से अब भी क्यों नहीं हटती? जा हट, जा, कह देती हूँ। जाती हूँ माँ, चलो न पिताजी। बगल वाले कमरे में हिमांशु कविता करने में लगा हुआ था। IAS परीक्षा के तीसरे प्रयास में अब भी कुछ देर है। उसकी कविताएं वातायन पत्रिका में छपती है। दूसरी कोई पत्रिका उसकी कविताएं नहीं लेता। वातायन संपादक उत्साहित करते हुए चिट्ठी लिखते हैं, हिमांशु बाबू, आपकी कविता अच्छी बन पड़ी। अगली बार एक कविता और भेजे, लेकिन कुछ छोटी, और साथ ही शाश्वती देवी की एक रचना भी अवश्य ही भेजे। नहीं जानता वातायन संपादक सच लिखते हैं या मजाक करते हैं या उनके मन में कोई और बात है। शाश्वती देखकर हंसती हुई कहती है, भैया, यह चिट्ठी मित्रों को दिखाते ना फिर ना। क्यों, बतला तो। नहीं, यूं ही कह रही हूँ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते फिरना क्या अच्छा लगता है? कविता भेजने से पहले बहन को पढ़ाने के बहाने अपनी भूलों को हिमांशु सुधार लेता है। संशोधन की मात्रा कुछ अधिक हो जाने पर लज्जित होकर कहता है, तेरी तरह मैंने तो पिताजी से संस्कृत, व्याकरण, काव्य और साहित्य नहीं पढ़ा है। मेरा क्या दोष है? लेकिन शाश्वती, तू जान ले, यह कुछ भी नहीं है। 10 रुपए महीना पर एक पंडित रख लेने से सब कुछ आ जाता है। कविता का यथार्थ जीवन है कल्पना में, भाव में, उसकी अभिव्यंजना में। किसी बात की क्या मजाल कि टांग अड़ाए। ये तो बिल्कुल सच बात है भैया। हिमांशु की कलम की नोक पर एक अच्छी तुक आ गई थी, लेकिन माँ के कठोर कंठ स्वर ने सब कुछ को छितरा दिया। कलम रख बगल वाले दरवाजे को ठेल इस कमरे में पैर रखते ही माँ चिल्ला उठी, जानता है हिमांशु, हमारा कितना बड़ा सत्यानाश हो गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नहीं तो उनका मनुष्यत्व नष्ट हो रहा था। क्यों? इसलिए कि उनकी जगह कोई दूसरा आदमी सब जज बन गया। वे नहीं हो सके। मैं साफ कह देती हूँ, यह डाह के सिवा और कुछ भी नहीं है। निरा डाह है, डाह। हिमांशु ने अचरज से आंखें फाड़कर कहा, तुम यह क्या कह रही हो माँ? नौकरी छोड़ दी बाबा ने? व्हाट नॉनसेंस। अविनाश का मुंह पीला पड़ गया। दांतों होठ चबाकर वह चुप खड़े रहे। आसन्न संध्या की म्लान छाया में उनका चेहरा विचित्र सा लगने लगा। शाश्वती पागलों की भांति चिल्ला उठी, ओह, संसार में धृष्टता की कोई सीमा भी है? तुम चलो, जल्दी चलो पिताजी, नहीं तो मैं सिर पीट कर मर जाऊंगी। कहकर आधे अचेत पिता को लेकर वह घर से बाहर चली गई। मित्रों, हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है। कहानी का तालमेल आज के युग से भी बराबर मिलता है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप निश्चित ही लाइक करेंगे और कुछ अच्छे कमेंट भी करें। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।